वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स की डाउट सीरीज सेशन के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे। लेट्स हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Okay, the correct difference between first and second order reaction is the rate of first order reaction does not depend on reactant concentration. ये तो गलत हो गया। The half life of a first order reaction does not depend on A0, माने initial concentration पर depend नहीं करती है, and the half life of a second order reaction does depend on A0। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि T half की वैल्यू for first order reaction is what 0.693 upon K। इस फॉर्मूला में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, जबकि यहाँ अगर मैं ये बताऊं तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन A0 या तो A0 या इंटू K। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई, R0 और यहाँ पर आ जाएगा K। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से वो इनवर्सली रिलेटेड है। A first order reaction can be catalyzed, a second order reaction cannot be catalyzed। नहीं, कैटालिसिस का रिएक्शन के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो हर एक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। The rate of a first order reaction does depend on reactant concentration. The rate of a second order reaction does not depend। ये तो गलत हो गया, कुछ भी लिखा है। So answer is 2। चलो, when initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction is। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है T half is equals to इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ट्वाइस K। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? ओके, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? ये अगर डबल हो जाएगा ना तो डेफिनेटली T हाफ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चलो, if the rate constant for a first order reaction is K, then the time required for the completion of 99% of the reaction is given by। अब ध्यान से देख लो इनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, चलो, तो K क्या है? K is equals to 2.303 upon T log। फॉर्मूला होती है 100 माइनस परसेंटेज। रिएक्शन अगर x% कंप्लीट हो रही है तो उसके बेसिस पर आपको इस फॉर्मूला से आपका आंसर निकाल देना है। क्या क्वेश्चन है? टाइम रिक्वायर्ड, तो t के फॉर्म में सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लूं, इक्वेशन लिख लूं, तो ये हो जाएगा ऐसे, log 100 माइनस अपॉन 100 माइनस कितना खत्म हुआ है? 99%। तो ये हो चुका है 2.303 अपॉन K और ये हो चुका है 100 अपॉन 1 माने कुछ भी नहीं, तो ये हो चुका है 2.303 अपॉन K log 10 का पावर 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो दिस विल बिकम 2.303 इंटू 2 अपॉन K log 10। log 10 का 1 ही होता है, तो ये हो चुका है 4.606 अपॉन K। आपका आंसर आ जाएगा 4.606 अपॉन K। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। चल, फॉर द केमिकल रिएक्शन, इन लोगों के बीच का रिलेशनशिप हमें डेवलप करना है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। अब रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? आपको इंडिविजुअल के कोएफिशिएंट को देखना है और उस कोएफिशिएंट के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो N2 का कोएफिशिएंट 1 है तो उसका इनवर्स करने का कोई मतलब नहीं है। माइनस dN2 बाई dt, यहाँ आएगा -1/3 dH2 बाई dt और यहाँ आएगा 1/2 dNH3 बाई dt। अब कंपेयर करते हैं, माइनस है यहाँ पर, ये तो सही है, लेकिन ये माइनस गलत है क्योंकि प्रोडक्ट में माइनस नहीं आता है। ये माइनस सही है, N2 के साथ कोएफिशिएंट भी सही है, लेकिन NH3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये गलत है।
माइनस डी एन टू बाई डी टी सही है, हाफ डी एन ए थ्री बाई डी टी ये सही है। ये 3 से नहीं आएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो, a first order reaction has a rate constant of 2.303 into 10 to the power minus 3 second inverse. The time required for 40 ग्राम reactant to reduce to 10 ग्राम। अब 40 और 10 के बीच का रिश्ता क्या है? 40 का हाफ 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाफ लाइफ पास हुई है। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका यूज करके हम टी हाफ फाइंड करेंगे और टी हाफ की वैल्यू को डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 40 से 20 होना एक हाफ लाइफ और 20 से 10 होना दूसरी हाफ लाइफ। इट इज गोइंग टू बी दैट सिंपल। तो इसका यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो मैं टी हाफ फाइंड कर लेता हूँ, एंड टी हाफ इज व्हाट 0.693 अपॉन के। जैसे कि आपको पता होगा कि दिए 0.693 आता है 2.303 इंटू 0.3010 को मल्टीप्लाई करके, और के की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 0.3010 इंटू 10 टू द पावर 3 माने 301 सेकंड इज योर हाफ लाइफ। और जैसे अभी मैंने आपको समझा कि 40 से 20 जाना एक हाफ लाइफ हो गई और 20 से 10 जाना 2 हाफ लाइफ हो गई, माने ये रिएक्शन 75% कंप्लीटेड है। तो ऐसा भी हमें पता है रिलेशनशिप कि T75 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T50 होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 301 लॉजिकली भी हो गया और मैथमेटिकली भी हो गया। चेक करो, ये हो गया है 602। ओके, चलो तो 602 सेकंड याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं आंसर मिनट में भी दे देते हैं तो हम फंस सकते हैं। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA इज 0। अब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 है and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 6 second inverse. The rate constant at 400 Kelvin temperature। ध्यान से समझ लेना, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 है ना, टेम्परेचर बदलने पर रेट कांस्टेंट नहीं बदलता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर बदला तो ही क्या एक्टिवेशन एनर्जी पर असर कर पाएंगे आप, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट पर कोई असर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1.6 into 10 to the power 6 should be the same answer। चलो, the rate constant for a first order reaction is this। the time required to reduce 2 ग्राम से 0.2 ग्राम जाना है। अब देखो 2 और 0.2 के बीच में हाफ हाफ वाला रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का हाफ 1 का हाफ 0.5 का हाफ 0.25 होता है, 0.2 नहीं होता है। तो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा और एज सच भी रिलेशनशिप बहुत आसान है तो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो टाइम k इज इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन r। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग r0 अपॉन r, दैट इज 2.303। ये क्या है 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग r0। ये है 2 और ये है 0.2। आप समझ सकते हैं कि 2 अपॉन 0.2 की वैल्यू हो जाएगी 10 और लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन बचा क्या, दैट इज 2.303। ये 10 टू द पावर माइनस 3 को मैं न्यूमरेटर में ले लूं तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ है 4.606, तो ये 2 से कटेगा और ये आएगा 1000 अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 सेकेंड्स, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। An increase in the concentration of the reactant of a reaction leads in what। अगर आप concentration बढ़ाओगे तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, तो उनके बीच में पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कोलिजन बढ़ जाएगा। और कोलिजन का बढ़ना ही क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी
इंक्रीज हो जाएगी। The half-life of a zero-order reaction having 0.02 molar initial concentration of reactant is 100 seconds. The rate constant will be T half for zero-order reaction is R0 upon twice K. So K is equals to what? R0 upon twice T half. चलो भाई, R0 की वैल्यू क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर डिवाइडेड बाई 2 एंड टी हाफ की वैल्यू क्या है? 100 सेकेंड्स। तो ये हो चुका है 10 टू द पावर -2 और अल्टीमेटली इट विल बिकम 10 टू द पावर -4। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ओके, चल। In collision theory of chemical reaction, ZAB is what? ZAB is called collision frequency. उसमें क्या होता है? इसमें ZAB is दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है A and B, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम A और B कितनी बार एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उसको कहते हैं ZAB, या तो उसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हालांकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, चलो। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग molecules with energies greater than EA, the collision frequency of the reactants A and B, steric factor नहीं, the fraction of molecules with energies equal to EA। पहले तो ये समझ लो कि इसमें EA आएगा ही नहीं, इसमें ET आएगा। ET का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए, और जिनकी कम पड़ रही है ना उसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं, और बाहर से हम जो एनर्जी देते हैं ना उसको क्या कहते हैं? उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, okay, the slope of Arrhenius plot ln k versus 1 upon t of first order reaction is -5 into 10 to the power 3 Kelvin. Okay, the value of EA of the reaction is, choose the correct option। चलो, तो सबसे पहले तो है ना इस रिलेशनशिप को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चल। तो k इज इक्वल टू क्या है? a e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है। दोनों साइड पर मैं लॉग ले लू, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस ln a। तो इसे कहते हैं वाई एम इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्मूला हो गई। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये है आपका स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू, एक्चुअली वैल्यू है -5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर होता है। चेक करो, ये स्लोप है। तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर की वैल्यू रखनी है हमें 8.314। तो इसका सिंप्लीफिकेशन 41.570 10 टू द पावर 3 जूल। तो 41.57 किलो जूल पर मोल आंसर होना चाहिए। सो 41.5, ठीक है। चलो, the given graph is a representation of kinetics of a reaction कांस्टेंट टेम्परेचर पर y वर्सेस x। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ग्राफ है जिसमें x तो चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू सेम पैरामीटर पर है। इसका मतलब है कि x के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। चेक करो, y and x एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली।
तो ये y और x क्या हो सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए? तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बदलती है लेकिन उसके रिस्पेक्ट से द अदर थिंग नहीं बदलती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और वो होता है रेट। रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन का पावर जीरो है, तो रेट इज व्हाट? रेट इज कांस्टेंट, माने कंसंट्रेशन आप कितनी भी बदलो रेट नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन आप कितनी भी बदलो रेट नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में y क्या होना चाहिए? रेट, एंड x क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसी क्या चीज है जो बदलती है, उसके रिस्पेक्ट से अदर थिंग नहीं बदलती? तो कंसंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदलता, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन का पावर 1 होता है। रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन का पावर उसमें 1 होता है, तो कंसंट्रेशन बदलेगी तो भी क्या होगा? रेट तो बदलेगा। ठीक है, एक चीज ऐसी है जो नहीं बदलती और वो है टी हाफ। टी हाफ क्या है? टी हाफ इज 0.693 अपॉन के। तो अगर आपने, या तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर जीरो है उसमें, तो कंसंट्रेशन आपने कुछ भी बदली तो टी हाफ नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पर कांस्टेंट वैल्यू दिखानी है टी हाफ, एंड एक्स वैल्यू का एक्सिस पर क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर वाई पर कंसंट्रेशन एक्स पर टाइम, बिल्कुल सही। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड एक्स इज कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा? ये भी सही है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट भी कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलता है। बोलो अब जीरो, अच्छा ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम बदलेगा ना तो कंसंट्रेशन तो डेफिनेटली बदलेगी, लेकिन ये सही नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में गलत कर दिया। टाइम बदलेगा, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन रेट कांस्टेंट रहेगा। चल, y is equals to rate and x is equals to concentration, ये सही है। एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ, y is equals to t हाफ and s equals to concentration, तो ये सही है। जीरो ऑर्डर y is equals to rate and x is equals to concentration, सही है। एंड y is equals to rate and x is equals to t half, डेफिनेटली इसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। ठीक है ना? चल, y is equals to concentration and x is equals to time, सही है। एंड y is equals to t half and x is equals to concentration, तो ये भी, अच्छा ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम बदलेगा तो कंसंट्रेशन बदलेगी। यहाँ जो गलती की फिर से मैंने यही कर दी। ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। ओके, चल, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में टाइम बदलेगा ना तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी ही। तो फिर से मैं फर्स्ट समझा देता हूं कि टाइम बदलेगा और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ भी x इज इक्वल टू टाइम है, टाइम बदलेगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रह सकती। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives products, initial concentration of A is 0.1 which becomes 0.001 molar after 5 minutes. The rate constant for the reaction is, देखो भाई, K is equals to 2.303 upon T log initial concentration and concentration at time T. तो 2.303 divided by time 5 minutes log, ये था 0.1 और ये हो गया 0.001, तो 2.303 अपॉन 5, ये हो चुका है log 10 to the power 2। चेक करो, ये है 10 to the power -1, 10 to the power -3, ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा 10 to the power 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 5 और यहाँ आ जाएगा 2। चेक करो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2.303 इंटू आ जाएगा 0.4 और सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे ख्याल से ये 9212 होगा। .9212, ठीक है। चल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A gives B रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन का पावर 2, माने यहाँ पर रेट इज डिपेंडिंग अपॉन के, सो के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, और डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर,
माने ए की कंसंट्रेशन अगर आप डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, rate of reaction will be doubled, ये हो गया wrong. Rate constant will remain unchanged, however the rate of reaction is directly proportional to rate constant, बिल्कुल सही. Rate constant will change since rate constant बदलता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज से बदलता है और वो है टेम्परेचर. Rate of reaction will increase by 4 times, बिल्कुल सही. तो B and D are correct, so second answer correct. Okay, चल. The plot of ln K versus 1/T for the following reaction: twice N2O5 gas gives 4 NO2 gas plus O2 gas gives a straight line with the slope of line equals to -1.0 10 to the power 4. Activation energy for this. अभी हमने सॉल्व किया है तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे ln K इज इक्वल्स टू -EA/R इंटू 1/T प्लस ln A. तो दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ हम कंपेयर करेंगे तो इसका नेगेटिव स्लोप जो है, नेगेटिव स्लोप वो बन के आता है -EA/R. इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, दैट इज -1.0 इंटू 10 टू द पावर 4. तो EA की वैल्यू हो जाएगी 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू R. तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर 4 माने 8 मोल या 83 किलो जूल पर मोल वैल्यू हो जाएगी. तो ओके, सीधा 8.3 10 टू द पावर 4 ही चेक कर लेते हैं. थर्ड इज द ऑप्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत आसान. नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 years. If the concentration after 8000 years is 0.02. अब इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो 8000 को अगर आप 2000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4. ये 4 क्या है पता है, 4 बार हाफ लाइफ पास हो चुकी है. कितने बार, 4 बार हाफ लाइफ पास हो चुकी है. तो यहां पर वैल्यू है 0.02. कहां पर है, 0.02 मोलर. तो उसकी प्रीवियस उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.04. ये है फर्स्ट हाफ लाइफ. रिवर्स जा रहे हैं, इससे आगे होगी 0.08, इससे आगे होगी 0.16 और इससे आगे होगी 0.32. तो 0.32 से 0.16 होने में 2000 ईयर्स लगे, यहां से यहां आने में 2000 ईयर्स लगे, यहां से यहां आने में 2000 ईयर्स लगे और यहां से यहां आने में 2000 ईयर्स लगे. तो कुल मिलाकर 8000 ईयर्स लगे, तब जाकर के कंसंट्रेशन कितनी हुई है, 0.02. तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.32. अब इसकी एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है जो आप याद कर ले, और वो क्या है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, number of half life is n is equals to what, number of half life is equals to total time period passed upon t half. ठीक है, तो हमारा है 8000 अपॉन 2000 इक्वल्स टू 4 और रिमेनिंग कंसंट्रेशन RT इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन 2 का पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 2 का पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो आपको यहाँ R0 फाइंड करना है, तो 2 का पावर n इंटू रिमेनिंग कंसंट्रेशन. 2 का पावर n क्या है, n की वैल्यू है 4 और रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको दे दी है, दैट इज 0.02. तो ये हो गया 0.02. तो ये है 16 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 0.32 मोल पर लीटर. तो आप इसको ऐसे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल टाइम पीरियड पास्ड अपॉन वैल्यू ऑफ टी हाफ, वो आपको देंगे कि कितनी हाफ लाइफ पास हुई है, और फिर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप R0 दिया है तो RT फाइंड कर सकते हैं, RT दिया है तो R0 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो. For a chemical reaction 4A plus 3B gives 6C plus 9D. Rate of formation of C. C के बनने का रेट ये है,
एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के कंज्यूम होने का रेट ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकंड्स। चलो भाई 10 सेकंड्स में पहले तो ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज -1/4 dA by dt is equals to -1/3 dB by dt is equals to -1/6, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्रोडक्ट है इसलिए 1/6 dC by dt is equals to 1/9 dd by dt। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ बी ऑल्सो। तो 1/4 माइनस dA बाई dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 और इसकी वैल्यू क्या है 4, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो 10 टू द पावर -2 वाला एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं है तो ये कट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकंड्स, तो सबसे पहले बी जो है ना उसका रेट फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली माइनस डी बी बाई डी टी क्या है, दैट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। ठीक है, वो क्या है, इसको अगर मैं इसके साथ कन्वर्ट कर लूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या बन रहा है आंसर, ये बन रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो एक सेकंड में ये कितना कंज्यूम हुआ, एक सेकंड में ये कंज्यूम हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -2। इसे अब सॉल्व करेंगे, एक सेकंड में कितना कंज्यूम हुआ 10 टू द, देखो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, माने एक सेकंड में ये इतने मोल पर लीटर कंज्यूम होता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर कंज्यूम होगा। तो आपको 10 सेकंड में कितना कंज्यूम हुआ वो बताना है। Therefore 10 सेकंड्स में 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10, या तो इसका आंसर 30 इंटू 10 टू द पावर -2 होना चाहिए, या तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 होना चाहिए। ठीक है, चलो कहाँ मैच करेगा, इसमें तो 10 है, इसमें 10 है, इसमें 30 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले बैक जाकर के एक्सरसाइज 1 के जो हमने पूरी सीरीज डाल रखी है वो सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से देख ले, तब जाकर के एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लिंक आपको यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी, तो उसको आप डेफिनेटली फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, वहां पर फंबल हो रहा है, वहां पर उनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कुछ चीजें, और टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स इंडिविजुअल 1-to-1 डाउट सेशन में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, इफ यू नीड हेल्प बिफोर इट गेट्स टू लेट, you should join with us. Okay, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।